इस्लामाबाद में 10 साला बच्ची के साथ दरिंदगी पर पूरी कौम अफसरदा। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद वजीर आजम ने भी नोटिस ले लिया, लेकिन दारुल हुकूमत के असल जिम्मेदार वजीर दाखिला स्क्रीन से गायब हैं। अच्छा, आई एम वेरी कीन ऑन वॉचिंग दिस रानी फिल्म। अभी तक आई थिंक पाकिस्तान में तो शायद इस तरह तो बिग स्क्रीन पे शायद रिलीज़ नहीं होगी, बट वी स्टिल विल हैव अ वे टू वॉच इट। और कामी सेठ एक दफ़ा पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं और तब भी उन्होंने इस फिल्म रानी का जिक्र किया था, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा जी, लेकिन वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज जिस पर सोशल मीडिया पे भी बहुत बात हो रही है और सेलिब्रिटीज अक्रॉस द बोर्ड इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, ऑब्वियसली कल परसों से हम इसी की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताएं। इस्लामाबाद में 10 साला बच्ची के साथ दरिंदगी पर पूरी कौम परेशान है। कौमी मीडिया और सोशल मीडिया पर वाक़े की शदीद तरीन मजम्मत की जा रही है और इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया जा रहा था कि ज़ैनब के साथ जुल्म के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान वजीर आज़म बनकर आज खामोश क्यों हैं। आखिरकार वजीर आज़म ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वजीर आज़म ने DSP आबिद को मुअत्तल, SP उमर खान को OST बना दिया और IG और DIG से भी वजाहत मांगी है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी बच्ची के बेईमाना कत्ल की सख्त मजम्मत की और उन्होंने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाक फौज इस मामले पर हर किस्म की मदद के लिए तैयार है, ये भी कहा गया। उनकी तरफ से स्पीकर असद कैसर और अपोजिशन रहनुमा नन्ही बच्ची के घर भी पहुंचे, लेकिन इस सारे मामले में अपोजिशन को चित्रौल की धमकियां देने वाले दारुल हुकूमत के जिम्मेदार वजीर दाखिला कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी जो पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं था, किसी थाने ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वो किसी कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाली बच्ची नहीं थी, वो पाकिस्तान की बेटी थी। ये इंसाफ है, ये SHOs कर रहे हैं हमारे लोग और हर जगह ये हो रहा है, लेकिन इस थाने में उसने करने की हिम्मत की प्राइम मिनिस्टर के हल्के में। आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है। ना वजीर आज़म ने और यहाँ के इंतज़ामिया ने इस गम और दर्द को अपना महसूस किया, न उनके घर आकर उनके साथ उनके दर्द को, गम को शेयर करने की कोशिश की गई। यहाँ के सदर का रवैया ठीक होना चाहिए, यहाँ के वज़ीर आज़म का रवैया ठीक होना चाहिए। तफ्तीश की बात की जाए तो बच्ची के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम की मजीद तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद ने बच्ची के घर जाकर वालिदैन से ताज़ियत की और भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ ख़ुसूसी और इस इलाके के MNA अली नवाज़ आबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आबान साहब, ये बताइएगा जिस तरह से इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, इस पर पुलिस और अस्पताल की जानिब से सफ़ाकाना रवैया, वज़ीर आज़म ने तो अल्टीमेटली फिर नोटिस ले लिया, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक कुछ हुआ भी सर, कोई पेशरफ्त? देखिए, बेटियां सबकी साझी होती हैं और जो इस तरह दरिंदा सिर्फ ये जो इकदाम है, जिस तरह ये हुआ है 15 तारीख को, उसके ऊपर कल हमारी उनसे बातचीत हुई थी, मैं उधर स्पेशली गया था और उसके ऊपर हमने हुकूमत ने कोई एक्शंस लिए हैं। एक तो क्रिमिनल नेगलिजेंस के ऊपर उस SHO के ख़िलाफ़ FIR काटी गई है, उसके बाद एक जुडिशल इंक्वायरी कॉल की गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस पे जुडिशल इंक्वायरी कॉल की है, जिसमें पोली क्लिनिक के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उसको शामिल किया गया उसके अंदर, और देखा जाएगा उसके अंदर कि पुलिस की क्या नेगलिजेंस थी और पोली क्लिनिक क्या नेगलिजेंस थी। उसके बाद एक हमने उनसे बात की है कि उनका ये मुतालबा नहीं था, पर एक स्टेट की जिम्मेदारी थी। एक हम चीफ कमिश्नर के थ्रू एक समरी मूव कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें हम उनकी कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं उस बच्ची की फैमिली के लिए। तो चीज़ें हुकूमत की तरफ से हो रही हैं और जहाँ भी कोई नेगलिजेंस और जहाँ भी कोई लापरवाही का एलिमेंट नज़र आएगा, हुकूमत उस पर एक्शन लेगी, जिस तरह पहले भी लिया गया और जिस तरह कल भी लिया गया और आइंदा भी आप देखेंगे इसके ऊपर प्रॉपर कोई भी लापरवाही होगी उसके ऊपर एक्शन होगा। खान साहब, इस्लामाबाद में एक मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म हो गया और इस्लामाबाद के इंचार्ज वजीर दाखिला एजाज शाह साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्या बहुत मसरूफ़ हैं वो कहीं? एजाज शाह साहब से उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया था, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख रही थी उनके साथ। देखें ना, इसके ये ज़रा इसको देखना पड़ेगा। ये इवेंट 5 दिन पे मुहित है। पहले
वो बच्ची घर से मिसप्लेस हुई है, फिर उसके बाद उसकी मुशद्दगी की एक रिपोर्ट डिलेड काटी गई है, उसके बाद उसकी बॉडी रिकवर हुई है और उसके बाद का सिनेरियो, तो उसमें सब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बिल्कुल इन टच थे उन सब लोगों के साथ और उसके ऊपर एक्शन हो रहा था। ये नहीं है कि अब वो नज़र आना उनका ज़रूरी था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके टूल्स हैं जिसके थ्रू वो अपना काम कर। खान साहब, जब ज़ैनब का वाक़या हुआ था और इसके अलावा जब कहीं भी कोई इस तरह का जुर्म हुआ तो इन वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ जब बरसर इक़्तिदार नहीं थी तो यही बात की जाती थी इनकी तरफ से कि वज़ीर आज़म कहाँ हैं, वज़ीर आला कहाँ हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या बेहतर नहीं होता कि वज़ीर आज़म खुद भी बच्ची के घर चले जाते? जिसको डिफ्रेंशिएट कर लें कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन जागती ही नहीं थी। आपके सामने मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, 94 लोगों को गोलियां लग गई और पता ही नहीं था, FIR नहीं कट रही थी, माना ही नहीं जा रहा था, दहशतगर्द तस्वुर किया जा रहा था उनको। तो ये तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, जहाँ लापरवाही हो रही है स्टेट अपना रोल प्ले कर रही है और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो रही है उनको उन लोगों। अच्छा अवान साहब, फाइनली अब बात सिर्फ ऑपोजिशन के मुतालबे की तो नहीं है, ये एक इंसानी मसला है, फिर ऑब्वियसली एहतजाज जो है वो अलग। आपको क्या लगता है कब तक मुजरिमों को सज़ा दिलवा सकेंगे? नहीं, ऑलरेडी 3 मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका हुआ है। ये प्रोसेस ऐसा है कि इसमें DNA टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, उसलिए जो नमूने वो भेज दिए गए हैं मेरे ख्याल में, और उसके जैसे रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगा और जल्द अज जल्द आपको नज़र आएगा कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो करार वाकई सज़ा है वो उन लोगों को इंशाल्लाह ताला दिलवाई। शुक्रिया आपका अवान साहब। अली नवाज़ अवान हमारे साथ मौजूद थे। मॉडल टाउन में जो हुआ वो भी सानेहा था, लेकिन अगर इस वाक़े का कंपैरिजन या फिर किसी चीज़ से जायज़ा लिया जा सकता है किसी चीज़ के अगेंस्ट, तो वो सिर्फ ज़ैनब का वाक़या और इस नौइयत के दूसरे वाक़यात हैं। मॉडल टाउन जो इस किस्म के बाकी जो है वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा होता है कि चीज़ें किस तरह बिगड़ सकती हैं, सो वो बिल्कुल अलग एक चैप्टर है। ये एनालॉजी ही रॉन्ग है एब्सोल्युटली। मतलब ये 10 साल की बच्ची है जो अगवा हुई है, उसके साथ फिर ये सब कुछ हुआ है, उसका कत्ल हुआ है उसके बाद, मतलब ये एक अनकॉल्ड फॉर चीज़ है। एनीवे, इसी की बात करें, इस्लामाबाद में 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े ने एक मरतबा फिर पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई वाक़े पर अफसोस और दुख का इजहार कर रहा है। पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स भी इस मामले पर खामोश नहीं रह सके। माहिरा खान ने ट्वीट किया है कि खुदारा सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीर शेयर करना बंद करें। उसके अलावा भी बहुत लोगों ने लिखा। जनाब शाहिद आफरीदी, गुलकार जवाद अहमद और हमजा अली अब्बासी और यासिर हुसैन ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बच्ची के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सजाएं दी जाएं। अभी तक तो हम भी मुंतज़िर हैं कि कब तक बच्ची के कातिलों और इसके रेपिस्ट को गिरफ्तार किया जाता है और कैसे ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। लेट्स सी। इसमें एक प्रेसिडेंट सेट हमारे पास ज़ैनब कत्ल वाक़े की है, ज़ैनब कत्ल केस की है कि उसमें फिर किस तरह से मुख्तलिफ लोगों के DNAs इकट्ठे किए गए और फिर उनको चेक किया गया, काउंटर चेक किया गया तो फिर मैच कर गया, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर अगर बच्ची के या उसकी फैमिली की जो बैकग्राउंड पे भी बातें की जा रही हैं, दिस इज़ अबव इट। मतलब वो कहीं से भी हो, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए और कहाँ से वो आए और किस तरह रह रहे थे वो सेकेंडरी चीज़ है। वो बताएं कि धांधली के इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का ठप्पा, पुरतशद्दुद वाक़यात, मकबूजा कश्मीर में वोट ही नहीं डाले गए, ये है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे बड़े इंतखाबात का हाल। और भारत ने तो जमहूरियत का चेहरा ही दागदार कर दिया है। बीजेपी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हिंदू कौम परस्ती के झंडे तले इंतखाब लड़ा और पाकिस्तान दुश्मनी को खूब हवा भी दी। और अपोजिशन जमातों का ये इल्ज़ाम है कि शिकायत के बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उम्मत शाह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार रहा है। 3 में से 1 रुकन ने अपने ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मोदी की हिमायत के इल्ज़ाम लगाए हैं। दूसरी जानिब खून में डूबे मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। कश्मीरियों ने इस इंतखाबी ढोंग का मुकम्मल बॉयकॉट करके दुनिया को बता दिया कि इसकी एक ही मंजिल है और वो है भारत से निजात।
इसी पे हम बात करते हैं। बिल्कुल, इस पे हम बात भी करेंगे। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द इंडियन इलेक्शंस या फिर वर्ल्ड अफेयर्स को करते हैं, तो आपको बता दें कि आज से इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज है 23 मई और 23 मई को रिजल्ट्स आने थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया भारतीय सीनियर सहाफ़ी जावेद अंसारी ने टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया। जावेद साहब बताइएगा, भारत के आम इंतखाबात के नताइज अब आना शुरू हो गए हैं। मीडिया की तवक्कुआत के मुताबिक ही हैं जो पहले से पोल्स किए जाते हैं या एक्सपेक्टेशन होती हैं, या कुछ इसके बरखिलाफ हो रहा है? एग्जिट पोल्स के मुताबिक तो इलेक्शन मोदी ही जीत रहे थे, ये जीत अनएक्सपेक्टेड तो है नहीं? देखिए, ज़्यादातर मीडिया के लोगों का भी यही मानना है कि नरेंद्र मोदी को एक सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म मिलेगा। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि उनको 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। कुछ का ये मानना है कि हो सकता है मेजॉरिटी से वो कम सीटें पाएं और उनको एलाइज की मदद चाहिए होगी हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन हारेंगे। अच्छा, अब इस बार इलेक्शन में एक बार फिर पुरतशद्दुद वाक़यात देखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतराज़ हुआ है, धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं। तो क्या ये सब अब इलेक्शन कल्चर का हिस्सा बन चुका है वहाँ, और इससे अब कबूल कर लिया गया है? देखिए, इल्ज़ामात ज़रूर लगे लेकिन प्रूफ कुछ नहीं हुआ। बाय एंड लार्ज इलेक्शन प्रोसेस हिंदुस्तान का बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सेफ है। कुछ प्रॉब्लम्स ईवीएम को लेके ज़रूर हुए थे, लेकिन जहां तक आवाम का सवाल है, अभी भी ज़्यादातर लोगों को ईवीएम्स को और जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर आवाम की जानिब से इलेक्शंस को सीरियस नहीं लिया गया। अब जो हुकूमत बनेगी, क्या उसे ये बात सामने नहीं रखनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है? लोगों को कंट्रोल करने की पॉलिसी तो नाकाम होती नज़र आ ही रही है क्लियरली। देखिए, कश्मीर में हमेशा से टर्नआउट कम होता है, इस बार भी वैसा ही रहा। जो भी हुकूमत आएगी या जो भी बरसर इख्तिदार रहता है, उसकी ये जिम्मेदारी है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, वहाँ की आवाम को जोड़ने की कोशिश करे। और यही तवक्को नरेंद्र मोदी या जो भी अगली बार मुल्क का वज़ीर आज़म होगा उससे की जाए। और राइट, ओके, भारतीय सीनियर सहाफ़ी जावेद अंसारी हमसे बात कर रहे थे। और आपको बताएं कि अराउंड 900 मिलियन पीपल वर एक्सपेक्टेड टू वोट इन द इंडियन इलेक्शंस। आपको पता है कि उनकी आबादी क्या है, तो 900 वोट्स अभी शायद गिने जाएंगे। एनीवे, अभी ये नहीं पता कि एक्चुअली कितनी क्वांटिटी किन्होंने किया है वोट कि नहीं, सब कुछ सामने आ जाएगा। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दुबई में एक सर्विस जो है उसकी आजमाइश कर ली गई है। नहीं, अभी हम कुछ और बताने लगे। उसकी आजमाइश कर ली गई कि एक ड्रोन, एक इंसान को लेके किसी एक जगह से, ड्रोन टैक्सी की एक्चुअली आजमाइश की गई थी कि एक इंसान को लेके किसी एक जगह से उड़ेगा और दूसरी जगह पहुंच जाएगा। वो तो बड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन अब एक्चुअली कुछ और हो गया है, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए सामान की डिलीवरी के बारे में बातें तो काफ़ी अरसे से हो रही थी, अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, मगर अब ये काम अमली तौर पर होने जा रहा है। और ड्रोन कंपनी अल्फाबेट विंग इसका नाम है, उसने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द फिनलैंड की दारुल हुकूमत हेलसिंकी में मुख्तलिफ सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट से ड्रोन के जरिए अशिया जो है वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे। हाउ कूल लुक एट दैट, मतलब इस तरह आपके घर पे उड़ता हुआ एक पिज्जा बॉक्स आ रहा हो। अच्छा, आप तो यकीन माने, मेरे जहन में इतने वेयर्ड आइडियाज आ रहे हैं ना कि अगर मुझे कोई खाने की चीज पसंद है और मैं देख लूं कि वो उड़ के जा रही है, तो मैं तो गुल्ली डंडा मारने की कोशिश करूंगा। क्या होता है वो, हाँ, गुलेल मारने की कोशिश करूंगा। इसीलिए फिनलैंड चूज किया है, वो भी हेलसिंकी उनका जो कैपिटल है, उधर ये चीजें हो रही है, हमसे बहुत दूर। मतलब कोई चांस नहीं है। फिनलैंड कौन जाता है जब तक बिल्कुल ही आपको ना जाना हो। तो पता चला हमारे यहाँ अगर हमने पिज्जा मंगाया है तो वो के इलेक्ट्रिक की तारों में फंसा पड़ा बेचारा पिज्जा, और कव्वे खा रहे हैं उसे। तो कोई तो खा रहा है, इट्स ओके। हाँ, हमारे यहाँ आई डोंट नो हाउ दैट विल वर्क फॉर अस। एनीवे जी, और रॉन्ग डिलीवरी कितनी होती है हमारे, हम अंदाजा लगाएं। हाँ, ये भी है क्या, 1.5 किलो जो ज्यादा कंजस्टेड इलाके हैं उसमें से दीवार मिली होती है। 7 वाले घर में अगर पहुंच गया ड्रोन, फिर छोड़ दे, खबर खत्म हो गई है, क्योंकि अब्दुल्ला ने इतनी एक्साइटिंग न्यूज़ की तहस नहस में मगर मतलब मैं अगर सोच भी रहा होगा ना तो डिस्करेज ही हो गया होगा। डिस्करेज करना हमारा मकसद नहीं है। सॉरी, यहाँ पे शुरू करेंगे।
अच्छा जी, कल हमने एक और फिल्म के बारे में बात की थी जिसे कांस में स्क्रीन किया जा रहा है, दुर्ज। और आज एक और फिल्म की हम बात करेंगे। फ्रांस में जारी है कांस फिल्म फेस्टिवल। ख्वाजा सराओं की जिंदगी पर बनने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म रानी की भी इसमें स्क्रीनिंग की जा रही है। फिल्म की कहानी कराची की सड़कों पर खिलौने फरोख्त करने वाले ख्वाजा सरा की जिंदगी के बारे में है। ये ख्वाजा सरा भीख मांगने और जिस्म फरोशी के बजाय खिलौने बेचकर बाइज्जत रोजगार कमाने को तरजीह देता है। कान फिल्म फेस्टिवल में रानी की नुमाइश हो रही है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस पे। कैसा लग रहा है आपको, कितनी बड़ी अचीवमेंट समझती हैं? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान से कोई शॉर्ट मूवी इस तरह कान फिल्म फेस्टिवल में गई है और इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया जा रहा है। और एक ऐसी मूवी जिसके अंदर ट्रांसजेंडर लोगों के किरदार के बारे में बेहतर तरीके से नुमाया किया गया है, तो मुझे अच्छा कामी, इस फिल्म का मकसद ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनको दरपेश मसाइल से आगाह करना था। आपके ख्याल में वो मकसद पूरा हो रहा है? हाँ, इस फिल्म के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म के अंदर दिखाया, जिसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ ही नहीं, इसके अंदर हमने पेरेंटहुड भी दिखाया है, मदरहुड के बारे में बात भी की गई है और ट्रांसजेंडर की जॉब्स के बारे में बात की गई है, क्योंकि फिल्म के आखिर में दिखाते हैं कि मुझे एडी सेंटर में जॉब मिल गई, तो ये खुशाइन बात है। और इस फिल्म के अंदर कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं की गई है, बेहतर तरीके से ख्वाजा सराओं के मसाइल के बारे में बात की गई है, जो कि खुशाइन बात। कामी, आप ऑब्वियसली एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, साथ ही आप ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कामयाब हो रहा है, पूरी दुनिया में सराहा गया है। अब आगे के क्या इरादे हैं, आजकल किस पर काम हो रहा है? जैसे कि सब देख रहे हैं कि रानी मूवी को इतना सराहा गया है पूरी दुनिया के अंदर, और आजकल मैं एक वेब सीरीज़ में काम कर रही हूँ जो कि इंटरनेशनली जाएगी और होपफुली कि लोग उसको भी काफ़ी सराहेंगे, जिस तरह ऑलरेडी मेरे काम को लोग सराह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी बात यह है कि लोग अब अच्छे काम को पज़िराई देते हैं और नए टैलेंट को भी सराहते हैं, तो क्या बात है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया कामी एंड बेस्ट ऑफ लक विद व्हाटएवर यू डू। वेब सीरीज़ मतलब कितने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, आपको पता है ना कि एक अमरीकी डायरेक्टर भी हमारे पास आए हुए थे कुछ हफ्ते पहले और वो भी बता रहे थे अगर पाकिस्तान में भी इतना ऑब्वियसली हमें पता है कि टैलेंट है, तो देर आर सो मैनी एवेन्यूज़ जहाँ आप अपना काम जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। पहले जो ये शिकवा होता था ना, एक ज़माने में ये शिकवा होता था कि लोगों को काम करने का मौका नहीं मिल रहा या चांस नहीं मिल रहा, या अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें टेलीविजन पे कोई मौका नहीं दे रहा या फिल्म में कोई मौका नहीं दे रहा। अब ये शिकवे जो है ना बहुत कम हो गए हैं, बिकॉज एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इतना काम हो रहा है। अगर ड्रामों की बात करें तो इतने ड्रामे बन रहे हैं, ना सिर्फ टेलीविजन पे दिखाने के लिए बल्कि ये ऑनलाइन मीडियम्स जो हैं। बिल्कुल, तो वेब सीरीज इज दैट एज वेल, और इससे पहले भी कुछ पाकिस्तान में बनी है, यू कैन गो वॉच दैट टू। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि 29 अरब रुपए का रिकॉर्ड खसारा, 10 नई ट्रेनों में से 6 खराब, सिर्फ 2 माह में 4 ट्रेनें पटरी से उतर चुकी। ये है शेख रशीद की रेलवेज की अब तक की कारकर्दगी। और वज़ीर मोहतरम सियासी बयानबाजी पर जितनी तवज्जो देते हैं, अगर इससे आधी तवज्जो भी अपनी मिनिस्ट्री पर देते तो शायद हालात आज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। शेख साहब ने वजारत संभालने के बाद क्या दावे किए थे, बस इसकी एक झलक ज़रा आप देख लें। हम जनाब 16 ट्रेनें और चलाएंगे, कान खोल के सुन लें इंशाल्लाह, और 10 फ्रेट ट्रेनें इंशाल्लाह और चलाएंगे। हम 8 फ्रेट ट्रेनों पे इस वजारत में आए थे, 12-14 हो गई है, 20 करेंगे। 24 ट्रेनें चलाई थी, अल्लाह ताला हमें नजर बद से महफूज रखे, 40 ट्रेनें छोड़ के जाएंगे रेल। सियासी मुखालफीन का कहना है कि शेख रशीद के पहले 8 माह में रेलवे को 29 अरब रुपए का खसारा हुआ और अभी कौमी ख़जाने से मज़ीद अरबों रुपए सालाना अदा करने बाकी हैं। नई ट्रेनें अब तक 17 करोड़ खसारा कर चुकी हैं और 10 में से 6 ट्रेनों का पहिया वैसे ही जाम हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम है कि रेलवे मुलाजमीन की पेंशन, ग्रेजुटी के चेक आए रोज़ बाउंस हो रहे हैं, लेकिन सियासी बुनियादों पर 10,000 से ज़ायद अफराद की भर्ती की इजाज़त दी गई है। इसी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फ़ारूक हबीब हमारे साथ हैं। फ़ारूक हबीब साहब, रेलवे का खसारा जो है वो रिकॉर्ड सतह पर आ गया है। नई चलाई जाने वाली ट्रेनों की अक्सरियत ख़राब पड़ी है और 2 माह में ट्रेनों के पटरी से उतरने के 4 वाक़यात जो हैं वो सामने आ गए हैं। रेलवे में हो क्या रहा है, क्यों ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं? 24 पैसेंजर ट्रेन जो हैं वो हमने नई चलाई है और मैं समझता हूं कि पहले 8 फ्रेट ट्रेन थी, अब जो है वो 11 फ्रेट ट्रेन चल रही है, यानी कि नई 3 फ्रेट ट्रेन का भी हमने इजाफा किया है। रेलवे के अंदर जो है वो नई जिद्दत लेकर आ रहे हैं मुसाफिरों को बर वक्त जो है उनकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए और उनको हिफाजत के साथ वहां पर पहुंचाने के लिए। जो
एक कहते हैं कि हादसा हो गए। देखिए रेलवे का एक ऐसा निज़ाम है, सिस्टम है, ये अंग्रेज दौर की बनाई हुई पटरियां हैं। इनके ऊपर जिस तरह मुल्क के बाकी इदारे सोची समझी साजिश के तहत तबाह किए गए साबका हुक्मरानों ने, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ये कहकर रेलवे को बंद कर दिया गया था कि जनाब रेलवे को तो कैंसर हो गया है। जो वजीर थे पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस थी, तो वो रेलवे को कैसे चलने देते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा था। अब भी रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो फ्रेट साइड के ऊपर है, उसके ऊपर जो है वो हमारे मिनिस्टर जो है वो काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको। फारूक साहब, रेलवे के वफाकी वजीर शेख रशीद साहब आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के लिए ज़बरदस्त बयानबाजी करते रहते हैं, स्पोक्स पर्सन का तकरीबन किरदार अदा करते हैं। क्या इनकी एनर्जी रेलवे निज़ाम को ठीक करने की तरफ नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि हर तरफ सियासी बयानबाजी जहाँ हो वहाँ शेख रशीद का नाम सरे फहरिस्त आए? देखिए, मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब एज वज़ीर रेलवे के दौरान उनकी कारकर्दगी बड़ी इंतहाई, मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ रही है, इंतहाई मुतासिर कुन रही है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमने एक कोच जो है वो नई नहीं खरीदी, इन्हीं रेलवे के मेहनत कशों ने, मजदूरों ने, उन्हीं हथौड़ियों के साथ, उन्हीं पेचों के साथ, उन्हीं किलों के साथ रेलवे की जो वो बोगियां थी, जो बोसीदा हुई थी, उनको फंक्शन के अंदर लेकर आए। 24 ट्रेनें हमने जो है वो नई चलाई हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारी रहमान बाबा जो कि पेशावर से वाया फैसलाबाद कराची जा रही है, उसके अंदर 150% उसकी ऑक्यूपेंसी है। जो नई ट्रेनें चलाई हैं वो 100% से ऊपर ऑक्यूपेंसी के ऊपर जा रही हैं। हमने वो ट्रेन, वो रूट्स चलाए हैं जो कि बंद हो चुके थे, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो हमारी ट्रेन है बड़ी कामयाब जा रही है, नॉन स्टॉप ट्रेन है, थाल एक्सप्रेस है, एक हमने VVIP ट्रेन चलाई है जिसके अंदर जो है वो डाइनिंग कार की सहूलत भी मौजूद है, वो हमारी जिना एक्सप्रेस है। ये मैं समझता हूँ बेशुमार ऐसी ट्रेन हैं जिसके अंदर लोगों को सहूलियात मिली हैं और मैं समझता हूँ कि शेख साहब ने जो है वो बड़ी मेहनत की है। साहब, इस हुकूमत में रेलवे के किराए जो है वो पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं, तो अब डॉलर महंगा हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो क्या किराए भी मजीद बढ़ सकते हैं? देखें, रेलवे के जो जहाँ तक किरायों की बात है तो किराया हमने रेलवे का नहीं बढ़ाया। रेलवे की आज भी जो 70% ट्रेन हैं उनका किराया नहीं बढ़ाया गया और जो पैसेंजर ट्रेन हैं इससे आप प्रॉफिट हासिल नहीं करते। पैसेंजर ट्रेन के अंदर आप सब्सिडाइज करते हैं, गरीब आदमी को सहूलत देते हैं और मैं समझता हूँ यही हमारी हुकूमत का जो है वो तोरा इम्तियाज़ है। हमने जो है वो 75 साल से उम्र के लोगों के लिए सफ़र जो है वो ट्रेन के ऊपर फ्री है। इसी तरह जो 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए हमारा जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद परसेंटेज हमने रखी है जिसके अंदर उनके लिए किराया माफ़ है। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए हमने वेवर रखा है, डिसेबल्स के लिए रखा हुआ है, सहाफ़ियों के लिए रखा हुआ है। इसी तरह आज भी जो हमारी रेल है रहमान बाबा पेशावर से 1400 रुपये किराए के अंदर आपको कराची लेके जाती है। कोई बस का किराया भी जो है वो इतना नहीं है, तो जो बस का किराया है उससे आज भी जो है वो रेल सस्ती है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आवाम को हम सस्ते किरायों के जरिए उनकी बाहिफाजत बर वक्त मंजिल पर पहुँचा। वैसे अच्छे कुछ डिस्काउंट्स बताएं, लेकिन ये 75 साल की एज लिमिट कुछ कम कर दें क्योंकि 60-65 तो एवरेज हमारी उम्र चल रही है यहाँ पे। ये बता दीजिए, अब मौजूदा हालात को देखते हुए लोग क्या उम्मीद रखें? प्रॉफिट में कब तक आ जाएगा रेलवेज का इदारा और कब हम देखते हैं कि हम बैनुल-अक़वामी मयार तो छोड़ दें, इसी खित्ते में जो दीगर रेलवे सिस्टम्स का मयार है उस तक पहुँच सकें हम? देखें, मैं समझता हूँ कि ये हमारा मिशन है, ये हमारा मकसद है। नया पाकिस्तान के अंदर हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना है और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी यही विजन है। पाकिस्तान की रेल चलेगी तो पाकिस्तान की मैशियत चलेगी और हम जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, इनको हम कनेक्टिविटी करें, सेंट्रल एशियन रियासतों के साथ इसकी कनेक्टिविटी करें। इसी तरीके से जो है वो हमारा ML4 के ऊपर यानी गवादर के लिए हम स्पेशल जो है वो ट्रैक बिछाने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक नया लैंडमार्क साबित होगा और रेलवे की जो फ्रेट साइड है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। पैसेंजर साइड के ऊपर मजीद ट्रेनें चलाएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान रेलवे जो है वो खसारे से बाहर निकलेगी और ये एक ऐसा इदारा बनेगा जो सरप्लस होगा, मुनाफा बख्श होगा, इसके मुलाजमीन खुशहाल होंगे और रेलवे जो है वो पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का फख्र साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फ़ारूक हबीब हमसे बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो एक लाइन है ना जो प्रीसीड करती है हर बात को पाकिस्तान में आजकल, इंशाल्लाह हम निकलेंगे इस वक्त से भी और इंशाल्लाह ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
हम वेट कर रहे हैं कि ये एक्चुअली, एंड दिस इज़ नॉट अ कमेंट ऑन द मौजूदा हुकूमत एट ऑल, ये पिछली, उससे पिछली, मतलब हम किसी मोजज़े के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे, और इस तरह हर मौजूदा हुकूमत तमाम बुराइयों की जिम्मेदार जो है वो पिछली हुकूमत, और तमाम तर खराबियों का इल्ज़ाम जो है वो माजी की हुकूमतों को ही दिया जाता है। अब इसके बाद जिसकी भी हुकूमत आएगी वो भी यही कहेगी कि पिछली हुकूमत ने ये किया, उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो भी यही कहेगी कि उससे पिछली ने ये किया। देखिए एक वो व्हील इसी तरह चलता रहेगा। और आपने जो सवाल किया ना बैनुल-अक़वामी तर्ज की रेलवे, मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। बैनुल-अक़वामी तर्ज तो छोड़ दें, हाँ, आप अपने हमसाया ममालिक जैसी कर लें रेलवे। वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। अब मैं जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन मुझे भी कुछ इत्तेफाक हुआ है अपने हमसाया ममालिक में रेलवे पे ट्रैवल करने का। वो रेलवे सिस्टम ही कुछ और है। जितनी सीरियसनेस के साथ वो काम करते हैं, जितनी प्रोफेशनल तरीके से वहाँ बुकिंग्स होती हैं, और मतलब एवरीथिंग फ्रॉम देयर फूड टू देयर टाइम, जिस तरह वो करते हैं, पंक्चुअलिटी, इट्स समथिंग दैट वी कुड लर्न फ्रॉम। आगे चलते हैं। जल्दी से आपको बताएं कि APC में जाने से पहले ही मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का तहैया कर चुके हैं। देखते हैं कि ये मार्च 2014 जैसा होगा या इस बार दारुल हुकूमत के तकद्दुस का ख्याल रखा जाएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह जो हैं वो साफ कह चुके हैं कि कोई साथ चले या ना चले, वो तो ईद के बाद इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत गिराएंगे। ईद उल फितर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम सियासी जमातों के मेज़बानी हम करेंगे। हिकमत अमली के तहत हमने आगे इक़दामात करने होंगे मैदान अमल में आने के लिए। 13 मिलियन मार्च अब तक हम कर चुके हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। कोयटा का भी अपने वक्त पर होगा, पेशावर का भी अपने वक्त पर होगा, और इस दौरान में इस्लामाबाद में पूरे मुल्क को बुलाना और यहाँ पर एक कौमी सतह का मुजाहरा होगा, वो अपनी जगह पर हमारा जो प्रोग्राम और सिलसिला है वो जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो की इफ्तार पार्टी में अपोजिशन रहनुमाओं ने इत्तफाक किया था कि ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मेज़बानी में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आइंदा के फैसले किए जाएंगे। हुकूमत गिराने का ऑप्शन फिलहाल किसी और पार्टी ने नहीं दिया था, बल्कि किसी हद तक तो इसके बरक्स बातें हो रही थी। एक्चुअली मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले इस चेहरे के पीछे क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो तब्दीली के दावेदार हैं उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। अब तो ऑब्वियसली ईद के बाद पता चलेगा कि APC के बाद अपोजिशन जमातें मौलाना के साथ जाती हैं या वो अकेले ही लॉन्ग मार्च करेंगे। और अगर मौलाना अकेले मार्च करेंगे तो इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। JUI रहनुमा हाफिज़ हम्दुल्ला हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप सब, आपने वक्त दिया। आप सब बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर चुके, कुछ तय किया है कि कहाँ से शुरू करेंगे मार्च, कब करेंगे, क्या सिर्फ मार्च होगा या धरना भी होगा? ये मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ हम करेंगे, इससे पहले जो इफ्तार पार्टी पे तमाम अपोजिशन पार्टियों की जरदारी हाउस में मीटिंग हुई, वहाँ फैसला हुआ कि ईद के फ़ौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आइंदा के लिए अमल तय किया जाएगा कि हमने आगे क्या करना होगा, हमारे हिकमत अमली क्या होगी। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने जो मिलियन मार्च बलूचिस्तान और पेशावर का जो फ़ैसला कर चुके हैं पहले से, वो बदस्तूर होगा। और इस्लामाबाद की तरफ जो हमारी मिलियन मार्च है उसका ऐलान भी हम कर चुके हैं, सिर्फ उसका तारीख़ तय करना बाकी है। और कहाँ से आएंगे, ये पूरे मुल्क से लोग आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस वक्त आएंगे, क्या करेंगे इस्लामाबाद में, ये। अच्छा हाफिज़ साहब, ये लॉन्ग मार्च करना, मिलियन मार्च करना, मतलब ये कहना एक बात है और एक्चुअली करना, उसकी क्या वायबिलिटी है? क्या मार्च के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं? और ऑब्वियसली इसके लिए अच्छी खासी फंडिंग भी चाहिए होती है, तो वो कौन करेगा? देखिए, हमारी पार्टी जो जमीयत उलमा इस्लाम है, आप इसकी तारीख़ पर नज़र डालें, ये अपनी मदद आपके तहत चलती है। जमीयत उलमा इस्लाम कारकुन जहाँ से भी जाते हैं, वो बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब के मुख्तलिफ़ कोनों से हो, मुख्तलिफ़ अतराफ़ से हो, वो अपने ख़र्चे से आते हैं।
और खुशी से आते हैं अपने मर्ज़, क्योंकि वो एक नज़रिए की जंग लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान का जो नज़रियाती शनाख्त है, पाकिस्तान की जो एक इस्लामी फलाही रियासत जो पाकिस्तान का बुनियादी अहदाफ में से बुनियादी हदफ है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए वो अपनी मर्ज़ी, अपने ख़र्चे, अपनी मदद आपके तहत वो आएंगे और फंडिंग भी वो खुद करेंगे। हम सब आपके एहतजाज आमतौर पर पुरअमन और बड़े नज़्म ज़ब्त वाले होते हैं। हम उम्मीद रखें कि इस बार भी एहतजाज या धरने में दारुल हुकूमत के तक़द्दुस का ख्याल रखा जाएगा, या फिर 2014 में आपको याद ही है सभी तनकीद करते थे, कहीं वैसी सूरत हाल दोबारा तो नहीं नज़र आएगी? जिस तरह 13 मिलियन मार्च हमने पुरअमन किए, ये भी पुरअमन होगा। 2014 का जो मार्च था जो आज की नस्बशुदा पार्टी और नस्बशुदा और कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में उन्होंने चढ़ाई की इस्लामाबाद पर और पार्लियामेंट पे हमला किया, सेक्रेटरीट पे हमला किया, पार्लियामेंट आपकी पीएम हाउस पे हमला किया, और पीटीवी जो आपका एक नेशनल नशरियात की अलामत है उस पर उन्होंने हमला किया, पुलिस स्टेशन पे हमला किया, एसपी लेवल के अफसरों की मारपीट हुई, तलाशियाँ ली गई, जजों के लिए तक रास्ते बंद किए गए थे और पार्लियामेंट को दुबिगाड़ बनाया गया था, पार्लियामेंट को गालियाँ दी जा रही थी, सियासी क़यादत को गालियाँ दी जा रही थी। हमारी जो मिलियन मार्च है वो इस तरह का नहीं होगा, उसमें बदमज़गी, बदतमीज़ी, गाली गलोच, पार्लियामेंट पे हमला, ये चीज़ें नहीं होगी। हम तो पार्लियामेंट की तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की इस्तेहकाम, महंगाई के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की नज़रियाती शनाख्त की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो फिर मैं उन अलामात पे हमला आवर क्यों? अच्छा जी, हाफिज़ साहब, मौलाना के एहतजाज का मकसद साफ तौर पर हुकूमत का खात्मा ही नज़र आता है, लेकिन जैसा कि आज मरीम नवाज़ ने कहा और जरदारी साहब भी कह चुके हैं, अपोजिशन की दीगर जमातें फौरी तौर पर हुकूमत हटाने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। जमीयत उलमा इस्लाम सोलो फ्लाइट के लिए तैयार है। अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की सालिमियत को महफूज रखना है, पाकिस्तान की नज़रियाती शनाख्त को बचाना है, 22 करोड़ आवाम को माशी तौर पर महफूज रखना है और मजबूत बनाना है, उसका वाहिद इलाज है, वो एक ही इलाज, वो है इस हुकूमत का खात्मा और नस्बशुदा हुकूमत को बर्खास्त करना, रुखसत करना और मुल्क में नए इलेक्शन की तरफ जाना। ये गुज़िश्ता 25 जुलाई के इलेक्शन के नतीजे में मुत्तहिदा अपोजिशन का मौक़िफ़ था। जमीयत उलमा इस्लाम उसी मौक़िफ़ को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। अगर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ देगी तो हम उसका खैर मकदम करेंगे, नहीं देगी तो हम ये जंग तन्हा लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जो UI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। वैसे अपोजिशन जमातें जहाँ तनकीद कर रही हैं उनका हक़ है कि वो तनकीद करें, अगर वो एहतजाज करना चाहती हैं तो एहतजाज करें, लेकिन अगर महंगाई की बात करें या मौजूदा मौशी सूरत हाल की बात करें तो कोई अल्टरनेटिव प्लान भी दिया करें, कोई सजेशन भी दिया करें, कोई एडवाइस भी दिया करें, कोई मशवरा भी दिया करें। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा तो आप बता दें कि ठीक कैसे हो सकता है, या अगर आप होते तो ये करते, ये भी बातें बताया करें। फ्रेश आइडियाज, अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया तो आप जरूर दें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का हाल है ना, सब मिलकर कुछ करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। तो लिहाजा कोई कॉन्क्रीट मकसद होना चाहिए किसी लॉन्ग मार्च का कि इस वजह से कर रहे हैं और ये इस तरह बेहतरी, ये हम प्रपोज कर रहे हैं, ये आप ऐसे कर लें तो ये बेहतरी आ जाएगी। हो सकता है मार्च की जरूरत इतना ही ना पड़े, उससे पहले ही हुकूमत जो है वो मशवरा करे। आई थिंक दे आर आल्सो इन द मूड टू टेक गुड एडवाइस, मे बी, लेट्स सी। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। हैव अ ग्रेट रोजा।